वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड, चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम ICSE क्लास 10th बायोलॉजी। ये है सेकंड पार्ट। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द पैसेज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कंसंट्रेशन through a living cell membrane using energy from the cell. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ जो वर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब है हम इस प्रोसेस में किसी चीज़ को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, यहाँ एक्टिव वर्ड क्यों यूज़ करा गया है? क्योंकि इस ट्रांसपोर्टेशन में हम एनर्जी को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में हम यूज़ करेंगे? ATP के फॉर्म में। ATP का फुल फॉर्म क्या है? ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे ट्राइफॉस्फेट क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे हम 3 फॉस्फेट ग्रुप्स को यूज़ करते हैं, या ऐसे कहें कि ATP की फॉर्मेशन में 3 फॉस्फेट ग्रुप्स का इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल की मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर सब्सटेंस हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट या आयंस। इन सॉल्ट या आयंस को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर करना है। ठीक है, बट ये जो एंट्री है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, सेमी परमिएबल है, इट मीन्स ये सेलेक्टिव चीज़ों को ही एंट्री अलाउ करेगी। ये सॉल्ट या आयंस की एंट्री को अलाउ नहीं करती है। इसके लिए हमें एक आउटर मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इस ट्रांसपोर्ट को कैरी फॉरवर्ड करे। ठीक है, सो इस ट्रांसपोर्ट के लिए जो कि हमें एक मिडिल पर्सन चाहिए होता है, एक कैरियर चाहिए होता है, वो होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, सो इस तरीके का ट्रांसपोर्ट जिसमें सॉल्ट या आयंस ATP को यूज़ करके सेल के आउटर इन्वायरमेंट से इनर इन्वायरमेंट में एंट्री लेते हैं फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, सॉल्ट का आउटर इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन जो है लोअर होता है एंड सेल के इनर इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन जो है हाई होता है। सो मूवमेंट कैसा हो रहा है? सॉल्ट या आयंस का लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। और इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहेंगे? इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को जहाँ पे ATP का यूज़ हो रहा है इसे हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे हमने ATP का यूज़ करा। Next is certain nutrients such as ions of nitrates, sulfates, potassium, zinc, magnesium, etc. cannot pass the cell membrane of the root cells easily. ठीक है, ये जो आयंस हैं ये रूट सेल के सेल मेम्ब्रेन को ईजली पास नहीं कर सकते। ठीक है, आयंस ईजिली पास नहीं कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज देयर कंसंट्रेशन इज हायर इनसाइड द रूट सेल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ओके, एंड इट इज़ सो मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू डेवलप ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। ठीक है, और इसको मेंटेन करने के लिए एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करा जाता है। ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए हमें सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है आयंस का उसको हमको मेंटेन रखना है, इस हायर कंसंट्रेशन को हमें मेंटेन रखना है। सो इसे मेंटेन करने के लिए हम एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करा जाता है और इस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है सेल के अंदर। ठीक है, वाटर जो है वो सेल के अंदर आ रहा है और इसी वाटर के साथ साथ आयंस जो होते हैं वो भी सेल के अंदर आ जाते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इन दिस वे द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ दीज सेल्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, सो यहाँ हमने क्या देखा? आयंस का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो अपोजिट है डिफ्यूजन से। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन में हमने ये पढ़ा था वहाँ पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है
वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। बट आयंस के केस में हमने क्या देखा, आयंस के केस में इनका जो मूवमेंट हो रहा है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा, वहाँ हमने ये पढ़ा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आयंस का सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है एंड वहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है और एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। बट इन पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें कोई भी तरीके की एनर्जी का यूज़ नहीं करना। नो ATP इज़ रिक्वायर्ड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ नथिंग डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन से अलग नहीं है। जिस तरीके से डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही थी, पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा था हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, सेम उसी तरीके से पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी मॉलिक्यूल्स का, फ्री मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, पैसिव को मतलब क्या है, इट रिफर्स टू रिक्वायरिंग नो इनपुट ऑफ एनर्जी। पैसिव का मतलब यहाँ पे कोई भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी रूट सेल की सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके थ्रू पार्टिकल्स का ईजिली मूवमेंट हो सकता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, सिमिलर एज इन डिफ्यूजन। नाउ नेक्स्ट इज टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, जिसे हम प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, सब हम पढ़ते हैं कि टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी क्या होता है। व्हेन अ सेल रीचेज अ स्टेट वेयर इट कैन नॉट एकोमोडेट एनी मोर वाटर, दैट इज इट इज फुल्ली डिस्टेंडेड, इट इज कॉल्ड टर्जिड एंड द कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिडिटी। ये क्या कहना चाह रहे हैं हमें इस पैराग्राफ से। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, ठीक है, अब इस सेल के अंदर इतना वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर गया है कि अब और जगह नहीं बची इस सेल के पास वाटर लेने की। ठीक है, ये लिखा हुआ है वेयर इट कैन नॉट एकोमोडेट एनी मोर वाटर। अब ये और ज़्यादा वाटर नहीं ले सकती सेल अपने अंदर। ठीक है, इस कंडीशन में इसको हम टर्जिड कहते हैं एंड इस कंडीशन को हम टर्जिडिटी कहते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम टर्जिडिटी कहते हैं। When सेल इज टर्जिड, जब सेल टर्जिड है मतलब कि सेल की अब ऐसी स्टेज पे पहुंच गई है कि अब वो और ज़्यादा वाटर नहीं एंट्री कर सकती अपने अंदर, तो उस सेल में क्या होता है कि वॉल जो है वो स्ट्रेच करती है एक अंडर प्रेशर फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, एंड इन टर्न इट प्रेसेस द सेल कंटेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल। क्या हुआ, टर्जिड सेल में जो वॉल है, ये जो आउटर वॉल है, ये आउटर वॉल जो है प्रेशर लगाती है। ठीक है, ये स्ट्रेच करती है, एक अंडर प्रेशर लगाती। इस अंडर प्रेशर की वजह से जो सेल कंटेंट होता है, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, चाहे वो उसका न्यूक्लियस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, राइबोसोम हो, गोल्जी एपैरेटस हो, ये सभी कंटेंट जो है वो मूव करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। ये क्या कह रहे हैं कि सेल कंटेंट जो प्रेशर लगाता है सेल वॉल की तरफ, उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये देखिए, ये सेल है, इस सेल के अंदर काफ़ी अमाउंट में वाटर भर गया। वाटर कहाँ भरेगा, वैक्यूल्स में भरेगा। वैक्यूल्स में पानी भर गया बहुत ज़्यादा। अब ये वैक्यूल क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगा तो ये सेल कंटेंट को पुश करेगा आउटसाइड। इस सेल कंटेंट को आउटसाइड पुश करेगा तो सेल कंटेंट यहाँ आ गए, वॉल से अटैच हो गए, तब ये भी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सो इस प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, जो कि सेल कंटेंट लगाता है वॉल की तरफ। ठीक है, एंड उसी एवज में वॉल जो कंटेंट की तरफ प्रेशर लगाती है, उस प्रेशर को हम वॉल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, या अगर इस डायग्राम से हम और क्लियर समझें तो ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू जो वाटर सेल के अंदर एंटर कर रहा है, ये वैक्यूल है। वैक्यूल के अंदर सारा लिक्विड जो है फिल हो रहा है एंड इस वैक्यूल का साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने की वजह से जो सेल का कंटेंट है वो बिल्कुल कॉर्नर पे आ गया है। कॉर्नर पे आने की वजह से ये जो प्रेशर लगा रहा है सेल वॉल पे, ठीक है, तो ये जो प्रेशर लग रहा है सेल वॉल पे, इस प्रेशर को हम
टर्गर प्रेशर कहेंगे, एंड वॉल जो प्रेशर लगा रही है सेल कंटेंट पे, इस प्रेशर को हम वॉल प्रेशर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लाज्मोलाइसिस एंड flaccidity. When a living cell, such as the cell of a leaf of an aquatic plant, is placed in fresh water, it remains in a fully distended condition. ठीक है, अभी हमने क्या करा, हमने एक एक्वाटिक प्लांट लिया, ऐसा प्लांट जो कि सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही सर्वाइव करता है, ठीक है। उस प्लांट की हमने लीफ सेल्स को लिया, उन लीफ सेल्स को जो हमने एक फ्रेश वाटर के अंदर रख दिया, ठीक है। तो इस टाइम पे वो जो सेल्स हैं वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में ही हैं, ठीक है। जैसे वो एक्वाटिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रही थी, वैसे ही वो इस इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर रही हैं, ठीक है। इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सेल वॉल एंड प्रेसेस अगेंस्ट इट, ठीक है। अब क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो अभी भी क्लोज कॉन्टैक्ट में है अपने सेल वॉल के साथ, जैसे वो पहले थी, ठीक है। जस्ट लाइक अ रबर ब्लैडर ऑफ अ फुटबॉल पुशिंग अगेंस्ट द लेदर केसिंग। इफ दिस प्लांट सेल is now kept in 5% salt solution for a few minutes, it will lose its distended appearance. The cytoplasm will shrink and the plasma membrane will withdraw from the cell wall. अब हमने क्या करा, इस सेल को हमने 5% सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, ठीक है। इस सेल को हमने 5% सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा, तो हमने क्या नोट करा कि सेल अब अपने उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में वो पहले थी जब हमने उसे फ्रेश वाटर में रखा था। अब क्या हो रहा है कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक कर गया, ठीक है, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल विड्रॉ फ्रॉम द सेल वॉल। एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ये भी क्या हो गई, विड्रॉ हो गई सेल वॉल से। दिस श्रिंकेज फ्रॉम द सेल वॉल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ये जो श्रिंकेज हुआ सेल वॉल से साइटोप्लाज्म का, इसको हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। एंड द सेल इन दिस स्टेट इज सेड टू बी लिम्प और फ्लैसिड। और इस सेल को हम या तो लिम्प कहेंगे या तो फ्लैसिड कहेंगे, और इस कंडीशन को हम फ्लैसिडिटी कहते हैं, ठीक है। इस फिगर में देखिए, ये फिगर नंबर ए है। इस कंडीशन में सेल को हमने वाटर में रखा हुआ है, जहाँ पे सेल अपने नॉर्मल टर्गेट कंडीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद हमने उसको जो है 5% सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया, तो हम क्या नोट कर रहे हैं कि उसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो गया, मतलब साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया, एंड सेल जो है वो फ्लैसिड हो गई। फ्लैसिड हो गई मतलब सेल जो है, सेल वॉल जो है वो सेपरेट हो गई, सेल प्लाज्मा जो है वो सेपरेट हो गया सेल वॉल से, और इस कंडीशन को हमने क्या कहा, फ्लैसिडिटी, ठीक है। फ्लैसिडिटी इज द रिवर्स ऑफ टर्जिडिटी। टर्जिडिटी का उल्टा है फ्लैसिडिटी। टर्जिडिटी में क्या होता है, टर्जिडिटी में ये होता है कि सारा का सारा सेल कंटेंट जो है वो वॉल की तरफ आ जाता है, वॉल को पुश करता है, एक्सपेंड कंडीशन में आ जाता है। इस तरीके से हम समझते हैं कि एक्सपेंड कंडीशन में आ जाती है सेल जब वो टर्जिडिटी वाली कंडीशन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सारी का सारा सेल कंटेंट जो है वो सेल वॉल की तरफ आने लगता है। बट फ्लैसिडिटी में हमने ये नोट करा कि सारा का सारा सेल कंटेंट साइटोप्लाज्म तो सब कुछ जो श्रिंक हो गया, सब कुछ श्रिंक हो गया, अवे चला गया, सेल वॉल से दूर चला गया, ठीक है, सेल वॉल से दूर चला गया। तो इसको हमने कहा, इस कंडीशन को फ्लैसिडिटी, ये लिखा है। इफ हाउएवर अ प्लाज्मोलाइज्ड और फ्लैसिड सेल इज रिटर्न टू वाटर बिफोर इट इज डेड, its protoplasm again swells up, pressing tight against the cell wall. The recovery or the reversal of plasmolysis is called deplasmolysis, ठीक है। अब अगर हम इस सेल को फिर से इसकी नॉर्मल कंडीशन में रख देंगे जहाँ पे फ्रेश वाटर के अंदर, तो फिर से क्या होगा, सेल जो है फिर से अपना नेचुरल फॉर्म जो है वो रिकवर कर लेगी, एंड इसको हम डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। Next is uses of turgidity to plants. So the first topic, turgidity provides rigidity to soft tissues such as leaves. देखो turgidity का कैसे यूज हो रहा है प्लांट्स के साथ।
देखो टर्जिडिटी क्या कर रही है, टर्जिडिटी एक रिजिडिटी प्रोवाइड करा रही है, एक टफनेस प्रोवाइड करा रही है सॉफ्ट टिश्यूज को, ठीक है, एक टफनेस प्रोवाइड करा रही है सॉफ्ट टिश्यूज को, जैसे कि लीव्स को। टर्गर प्रेशर हेल्प्स टू पुश थ्रू द हार्ड ग्राउंड एज इन मशरूम एंड इन अ सीडलिंग, ठीक है। समटाइम्स द रूट्स ऑफ सर्टन ट्रीज हैव बीन सीन टू क्रैक द वॉल्स और अ concrete floor of an adjoining building. This again is due to turgor pressure. अब क्या हम नोट करते हैं नॉर्मली कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ लिया गया है मशरूम एंड सीडलिंग का एग्जाम्पल। इसमें क्या है, मशरूम एंड सीडलिंग्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सीडलिंग देखिए, यहाँ पे ये सीड है, ये सीड जो है बर्स्ट करा एंड इसमें से जो है स्ट्रक्चर निकलना स्टार्ट हो गया, शूट्स का अपीयरेंस स्टार्ट हुआ, ठीक है। मींस यहाँ पे क्या हुआ होगा, सीड के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर आया होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे एक टर्गर प्रेशर क्रिएट हुआ होगा और उस टर्गर प्रेशर की वजह से ये इतनी टफ हो गया कि ये जो है ब्रेक करा एंड इसके अंदर से एक स्ट्रक्चर अपीयर हुआ, ठीक है। अगर हम रूट्स का केस देखें तो काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो उतनी ज़्यादा हार्ड और टफ होती हैं कि वो वॉल्स को ब्रेक करके बाहर निकल जाती हैं, वो ज़मीन फाड़ के बाहर आ जाती हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं, वो वॉल में क्रैक करके वो बाहर निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी एक टर्गर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो इस टर्गर प्रेशर की वजह से उनकी रिजिडिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्गर इन रूट सेल्स बिल्डिंग अप रूट प्रेशर। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देख रहे हैं कि टर्गर जो है वो रूट सेल्स में आया, जिसकी वजह से जो है रूट प्रेशर बिल्ड हुआ, ठीक है। इफ़ यू कट अ वेल वाटर्ड पॉट प्लांट, फॉर एग्जाम्पल balsam, a few centimeters above the soil and immediately fix a glass tubing to it by means of a rubber connection, water will start coming out of the cut ends of the stem and rise up in the glass tubing. This rising water can raise the mercury filled in a connected manometer. यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ ये कहा जा रहा है इस एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ पे एक जो है प्लांट पॉट है, ठीक है। इस प्लांट पॉट में एक प्लांट लगा हुआ है, इस प्लांट को हमने जो है सॉइल से कुछ सेंटीमीटर ऊपर तक हमने इसको कट कर दिया, कट करके इसको हमने एक कनेक्ट किया एक ग्लास ट्यूब के थ्रू, ठीक है। और इस ग्लास ट्यूब के थ्रू जो हमने इसको कट करके अटैच कर दिया एक मैनोमीटर से। इस मैनोमीटर के अंदर ये एक मरकरी प्रेजेंट है, ठीक है, ये मरकरी से फिल्ड है, ठीक। अब क्या हुआ, अब हमने ये देखा कि ये जो स्टेम थी जिसको हमने कट करके इसको अटैच करा है हमने ग्लास ट्यूब से, तो इसमें से जो है वाटर आ रहा है और वाटर का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ रहा है उसी हिसाब से इस मैनोमीटर में मरकरी का जो लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। ये देखिए मरकरी लेवल बढ़ रहा है किसके साथ साथ, वाटर लेवल के साथ साथ। जैसे जैसे वाटर का लेवल बढ़ रहा है उसी हिसाब से जो है मरकरी का भी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। तो इससे हमने क्या नोट करा कि वाटर कहाँ से आ रहा है, वाटर जो है रूट्स जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं वो इस वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होंगी, सॉइल में जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर रही होंगी ये रूट्स, और ये रूट्स ही हैं जो प्रेशर लगा रही होंगी अपवर्ड डायरेक्शन में। इस अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर की वजह से वो वाटर कहाँ जा रहा होगा, वो वाटर जा रहा होगा प्लांट के स्टेम में जा रहा होगा, ठीक है। और उस स्टेम से वो वाटर जो है हम कलेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मरकरी का लेवल इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स ये जो प्रेशर है इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, रूट प्रेशर कहेंगे। दिस अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर ड्यू टू हैवी प्रेशर फ्रॉम द रूट्स इज कॉल्ड रूट प्रेशर। ड्यू टू रूट प्रेशर वाटर कैन राइज इन द ट्यूब अप टू अ सर्टेन हाइट ओनली, ठीक है। इस रूट प्रेशर की वजह से वाटर का लेवल राइज तो होगा, ठीक है, बट एक वो लिमिटेड लेवल तक होगा, ठीक है, एक सर्टेन हाइट तक ही वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ, रूट प्रेशर की वजह से हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने स्टेम को कट करा है, स्टेम को कट करा है तो उसमें से जो है वाटर निकल रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, तो इस लॉस ऑफ वाटर को हम ब्लीडिंग कहते हैं। दिस लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ब्लीडिंग
and the upward flow of water with a heavy pressure from roots is called root pressure. Now next topic is turgor in the opening and closing of stomata. अब स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में टर्गर का क्या रोल है? देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड ऑन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स. स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करती है गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी पे. ठीक है, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं हम. ठीक है, ये स्टोमाटा हो गया एंड दिस बीन लाइक स्ट्रक्चर इज गार्ड सेल्स. ठीक है, सो स्टोमाटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग किस पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है इस गार्ड सेल के टर्जिडिटी पे. ईच गार्ड सेल हैज़ अ थिकर वॉल on the side facing of the stoma and a thin wall on the opposite side. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जितने भी गार्ड सेल्स होती हैं, इन गार्ड सेल्स की वॉल जो है थिक होती है उस तरफ जिस तरफ स्टोमा होता है, एंड जिस तरफ स्टोमा होता है उस तरफ थिक होती है, एंड जिस तरफ अपोजिट साइड स्टोमा के अपोजिट साइड जो है वो थिन होती है वॉल. गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट. गार्ड सेल्स के पास जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. As a result of the synthesis of a glucose during photosynthesis and some other chemical changes, the osmotic pressure of the content of the guard cell increases and they absorb more water from the neighboring cells. ठीक है, thus becoming turgid. अब क्या है, गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है, गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है, इट मीन्स वो फोटोसिंथेसिस करेगा. फोटोसिंथेसिस करेगा तो वहाँ पे जो है ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा एंड और भी काफ़ी सारे जो है केमिकल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, अब हमें फोटोसिंथेसिस कराना है तो फोटोसिंथेसिस कराने के लिए हमें जो वाटर की नीड है, वाटर सेल में कैसे आएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से आएगा, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. ठीक है, अब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर आया तो जो कंटेंट जो था गार्ड सेल का वो इंक्रीज़ हो गया एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसने जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया अपने नेबरिंग सेल से भी और ज़्यादा वाटर्स को इसने एब्जॉर्ब कर लिया. और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ पे जो है टर्गिड कंडीशन जो है, टर्जिडिटी जो है वो अपीयर हो गई. ऑन अकाउंट ऑफ टर्गर द गार्ड सेल्स बिकम मोर आर्क्ड आउटवर्ड एंड अपर्चर बिटवीन देम विडन thereby opening the stomata. अब ज़्यादा टर्जिडिटी की वजह से गार्ड सेल्स जो हैं ये स्वेल हो गई. गार्ड सेल्स जो हैं ये स्वेल हो गई. स्वेल होने की वजह से ये जो क्या होती हैं, ये ओपन हो जाती हैं. ठीक है, ये स्टोमा की ओपनिंग करती हैं. और रात के वक्त व्हेन देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द लीव्स, रात के टाइम क्या है, वाटर की शॉर्टेज हो जाती है. ठीक है, तो गार्ड सेल्स जो होती हैं वो फ्लैसिड हो जाती हैं. ठीक है, मतलब उनका जो कंटेंट है वो श्रिंक हो जाता है. ठीक है, एंड श्रिंक होने की वजह से जो इनर वॉल है जो इनर वॉल जो कि स्टोमा की तरफ थी वो स्ट्रेट हो जाती है. इस तरीके से इनर वॉल जो है वो स्ट्रेट हो गई. दोनों साइड की इनर सेल्स जो है वो स्ट्रेट हो गई. स्ट्रेट होने की वजह से जो है स्टोमाटा की जो है क्लोजिंग हो जाती है, दस द स्टोमाटल अपर्चर. ठीक है, वाटर ज़्यादा आया. वाटर ज़्यादा आने की वजह से गार्ड सेल जो स्वेल हो गई और वो ओपन हो गई. एंड जब वाटर सारा का सारा जो है बाहर चला गया, सेल जो है वो फ्लैसिड कंडीशन में आ गई, तो उनकी जो साइड वॉल्स होती हैं वो स्ट्रेट हो जाती हैं. स्ट्रेट होने की वजह से ये स्टोमाटा का ओपनिंग क्लोजिंग हो जाती है. Now turgor movement. The rapid drooping of the leaves of the sensitive plant which is Mimosa pudica is an outstanding example of turgor movement. अब turgor movement क्या है? turgor movement हम समझेंगे एक पार्टिकुलर टाइप के प्लांट के एग्जाम्पल के थ्रू जिसको हम मिमोसा पुडिका कहते हैं या सेंसिटिव प्लांट कहते हैं. ठीक है, इसे हम हिंदी में छुई मुई भी कहते हैं, मोस्टली लोगों ने सुना होगा. ठीक है, तो इसके थ्रू हम समझेंगे टर्गर मूवमेंट कैसे होता है. इन दिस प्लांट द स्टिमुलस ऑफ टच लीड्स टू लॉस ऑफ टर्गर एट द बेस ऑफ द लीफलेट्स एंड एट द बेस ऑफ द पेट्यूल्स कॉल्ड पल्विनस. ठीक है, क्या हुआ, ये लीफ थी. ठीक है,
इस लीफ में अभी टर्गर कंडीशन है, मतलब इसकी सेल्स के पास जो है काफ़ी अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। बट जैसे ही इसको किसी ने टच करा, टच स्टिमुलस की वजह से क्या होता है, जितना भी टर्गर है वो सारा का सारा जो है चला जाता है, लूज होके वो चला जाता है, लीफलेट के बेस पे आ जाता है, लीफलेट के बेस पे आ जाता है या पेट्यूल्स के बेस पे आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये पेट्यूल्स हैं, पेट्यूल्स के बेस पे आ गया एंड इसी को हम पल्विनस कहते हैं, ठीक है। Somewhat similar turgor movement are found in insectivorous plant. इसी तरह का टर्गर मूवमेंट जो है हमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में भी दिखाई देता है, जहाँ पे लीव्स जो हैं वो क्लोजअप हो जाती हैं टू इंट्रैप अ लिविंग प्रे, ठीक है। यहाँ पे लीव्स क्या करती हैं, जैसे ही टच होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई लीफ है, उनके सरफेस पे जैसे ही कोई इंसेक्ट आके बैठा इंसेक्टिवोरस प्लांट पे, तो वहाँ पे वो टच का स्टिमुलस आया, टच की वजह से उनका जो टर्गर था उसका मूवमेंट जो है उनकी बेस की तरफ हो गया। इस बेस की तरफ मूवमेंट होने की वजह से जो लीव्स थी वो क्लोज हो गई और उनके अंदर जो प्रे आया था, जो इंसेक्ट आया था, वो उसी में इंट्रैप हो गया, बंद हो गया, ठीक है। द बेंडिंग मूवमेंट ऑफ सर्टेन फ्लावर्स टुवर्ड्स द सन एंड स्लिप मूवमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स एट नाइट आर ऑल्सो ड्यू टू टर्गर प्रेशर। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनका जो मूवमेंट होता है वो सन की तरफ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, सनफ्लावर का जो मूवमेंट है वो सन के डायरेक्शन की तरफ होता है, तो उसके लिए जो सन है वो एक स्टिमुलस है जिसकी वजह से वहाँ पे टर्गर मूवमेंट हुआ एंड उसका मूवमेंट हो गया, ठीक है। वही स्लीप मूवमेंट में क्या है, कुछ ऐसे भी प्लांट के लीव्स होते हैं जो कि रात के टाइम जो है वो स्लीप करते हैं बिकॉज ऑफ टर्गर मूवमेंट। नाउ नेक्स्ट इज रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर कैसे डेवलप होता है, ठीक है। सो रूट प्रेशर इज बिल्ड अप ड्यू टू सेल ऑस्मोसिस इन द रूट टिश्यूज। रूट प्रेशर सेल टू सेल, रूट्स की जो सेल्स होती हैं उनमें ऑस्मोसिस के थ्रू जो है रूट टिश्यूज में ऑस्मोसिस के थ्रू जो है रूट प्रेशर डेवलप होता है। एज वन टर्जिट सेल एक्सप्रेसेस द नेक्स्ट सेल, एक सेल फॉर एग्जाम्पल ये रूट हेयर्स हैं, इन रूट हेयर्स ने सॉइल में से वाटर जो है एब्जॉर्ब करा, अब इन्होंने इसको आगे जो है फॉरवर्ड करा इस सेल को, अब ये सेल टर्गेट हो गई, अब इस सेल ने प्रेशर बनाया, प्रेशर की वजह से जो दूसरी सेल थी वो टारगेट हो गई, उसके अंदर वाटर चला गया, ठीक है। वाटर कहाँ से जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है। अब ये सेल भी टर्गर हो गई, इसने आगे इसको फॉरवर्ड करा, तो इस तरीके से जो है ऑस्मोसिस के थ्रू जो एक सेल से दूसरे सेल में वाटर का मूवमेंट होता है एंड डेवलप होता है रूट प्रेशर। द फोर्स ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर इंक्रीजेज इनवर्ड्स, फोर्स जो है वाटर की वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, अंदर की तरफ होती है। व्हेन वाटर रीचेज द जाइलम वेसल्स इट एंटर्स द पोर्स ऑफ देयर थिक वॉल एंड कंसिडरेबल फोर्स, ठीक है। जब वाटर पहुंचता है जाइलम एंड वेसल्स की तरफ तो वहाँ पे जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उन थिक वॉल्स के अंदर ये चला जाता है अपनी फोर्स को यूज़ करके। दस द रूट प्रेशर इज़ वन ऑफ द फोर्स टू रेज वाटर अप थ्रू द स्टीम इनटू द लीव्स। सो रूट प्रेशर की वजह से ही वाटर जो है रूट से लीव्स तक पहुँचता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ग्यूटेशन। सो ग्यूटेशन क्या है, इन सर्टेन प्लांट्स जैसे कि टोमेटो, ग्रास, बनाना और फंस द रूट प्रेशर इज हाई इनफ टू फोर्स द वाटर ऑल द वे थ्रू द स्टेम एंड कम आउट थ्रू द एंड्स ऑफ लीफ वेन्स। इन प्लांट्स में क्या होता है, रूट प्रेशर की वजह से इतना ज़्यादा फोर्स जनरेट होती है कि वाटर जो है वो स्टेम से पहुंच जाता है लीफ की वेन्स तक, ठीक है। स्टेम है, इस तरीके से ब्रांचेस गई हुई हैं, हर एक ब्रांचेस पे लीव्स अरेंज होंगी, ठीक है, और इन लीव्स में लीव्स वेन्स होती हैं, ठीक है। इस लीफ के स्ट्रक्चर को और बड़ा करके देखते हैं। सो दीज आर लीफ वेन्स, ठीक है। सो यहाँ स्टेम में जो प्रेशर क्रिएट होता है इसकी वजह से वाटर का मूवमेंट लीफ वेन्स तक जाना, इसको हम कहते हैं ग्यूटेशन। दिस वाटर अपीयर्स एज टाइनी ड्रॉप अमंग द मार्जिन और द टिप ऑफ द लीव्स, और जो वाटर है वो ड्रॉप्स के फॉर्म में आ जाता है लीफ के सरफेस पे, ठीक है। स्पेशली इन द अर्ली मॉर्निंग, जनरली हम सुबह के वक्त देखते हैं, मोस्टली जाड़ों के सीजन में हम देखते हैं कि लीव्स पे जो है काफ़ी पानी की ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है।
तो वो ड्रॉपलेट्स कैसे आती हैं या वो लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर कैसे होता है, वो ग्यूटेशन की वजह से होता है। वहाँ क्या हुआ, स्टेम में इतना ज़्यादा फोर्स लगी कि फोर्स की वजह से वाटर जो है लीफ की वेन्स तक गया एंड उससे वो वाटर जो है लीफ के सरफेस पे आ गया। इसे हम कहते हैं ग्यूटेशन। नाउ next point is importance of root hairs and the upward movement of absorbed water and minerals। अब ये root hairs की importance क्या है एंड upward movement जो हो रहा है absorb water का and minerals का, उनकी importance क्या है। So absorption of water by root is by means of root hairs। water का जो movement absorption हो रहा है soil में से roots के थ्रू, वो majorly रूट हेयर्स के थ्रू होता है। ठीक है, ये रूट्स तो हैं बट रूट्स के पास हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा इंक्रीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, सो इस तरीके से रूट्स हेयर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन में। अ रूट हेयर कंटेन सेल सैप। रूट हेयर्स में सेल सैप प्रेजेंट होता है जिसमें हायर कंसंट्रेशन होता है सॉल्ट का एज कंपेयर टू आउटसाइड सॉइल वाटर। सॉइल के बाहर जो वाटर होता है उसमें जितना सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है उससे ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है रूट हेयर के सेल सैप में। दिस डिफरेंस सेट्स ऑफ ऑस्मोसिस एंड द आउटसाइड वाटर डिफ्यूजेस इंटर द रूट हेयर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्ट कंसंट्रेशन वेरी हुआ, रूट हेयर सेल सैप में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है एंड आउटर इन्वायरमेंट में सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है, तो इवेंचुअली वाटर जो है मूव कहाँ करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। हाई कंसंट्रेशन कहाँ है, रूट सेल्स के अंदर है, रूट सेल सैप के अंदर है, तो बाहर से वाटर जो है इन रूट हेयर्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द सेल बियरिंग रूट हेयर वाटर कंटिन्यूज टू पास एडजॉइनिंग सेल वन आफ्टर अनदर टू फाइनली एंटर द जाइलम वेसल्स। अब रूट हेयर्स में वाटर गया, अब रूट हेयर्स जो है अपनी बगल वाली सेल्स को वाटर देंगी, वो बगल वाली सेल जो है दूसरी सेल को वाटर देगी। इस तरीके से वन बाय करते करते वाटर चला जाता है जाइलम एंड फ्लोएम तक। उसके बाद का जो काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो जाइलम एंड फ्लोएम करते हैं। The turgidity acquired by the cells in the process also help to push the water upward through the xylem vessels। और ये जो टर्जिडिटी जो सेल्स के अंदर डेवलप हुई है ये भी हेल्प करती है वाटर के मूवमेंट में अपवर्ड डायरेक्शन में जाइलम एंड वेसल्स के थ्रू। नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स फ्रॉम सॉइल इन्वॉल्व्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय द सेल। अब जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है मिनरल का, ठीक है, सॉइल में से, वो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, मिनरल्स में ऑल्सो भी एब्जॉर्ब्ड एज आयंस रेदर देन सॉल्ट। मिनरल्स जो है आयंस के फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होते हैं सॉल्ट से ज़्यादा। द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स कैन बी यूज्ड फॉर फूड मैन्युफैक्चर इन द लीव्स। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वाटर का एंड मिनरल सॉल्ट का, ये एब्जॉर्ब हुआ सॉइल से, रूट्स ने से एब्जॉर्ब करा एंड इसे हम यूज़ करते हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लीव्स में, ओनली इफ इट कैन ट्रैवल अप टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। ये कब यूज़ हो पाएगा, तब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए प्लांट के, मतलब ये रूट्स में है, रूट से ये प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट तक अगर पहुंच गया तब जो है लीव्स इन पार्टिकल्स को, इन मिनरल्स को एंड सॉल्ट को यूज़ कर लेंगे अपने फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दिस अपवर्ड फ्लो अकर थ्रू द जाइलम। ये अपवर्ड फ्लो किसके थ्रू होगा, ये होगा थ्रू जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्स कंट्रीब्यूशन टू एसेंट ऑफ सैप। नाउ देयर आर 4 मेन फोर्सेस विच कंट्रीब्यूट टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप। ठीक है, हमारे पास 4 मेन टाइप की फोर्सेस हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट है सैप के अपवर्ड मूवमेंट में। ठीक है, टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एसेंट ऑफ सैप। फर्स्ट इज रूट प्रेशर। रूट प्रेशर बिल्ड्स अप सफिशिएंट फोर्स टू पुश द सैप इन द जाइलम वेसल्स अप टू अ सर्टेन हाइट एंड मे बी इनफ फॉर हर्बेशियस प्लांट्स। रूट प्रेशर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाता है जो कि सफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से जो है सैप जो है वो रूट में से जाइलम एंड वेसल्स तक पहुंच जाए, अपने एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, ताकि आगे की प्रोसेस जो है वो इजीली कैरी फॉरवर्ड हो। नेक्स्ट इज
कैपिलैरिटी इज अ नैरो डायमीटर ऑफ जाइलम वेसल्स, ठीक है, causes the water from a low level to rise up to fill up the vacuum created by the loss of water due to transpiration from the leaves. Narrower the diameter of a tube, greater would be the height of water rising in it, exerting a force called capillary force. ये क्या कह रहा है कि जाइलम वेसल्स जो होते हैं उनका जो उनकी जो डायमीटर होता है, उनके पाइप का जो डायमीटर होता है कैपिलरी का, वो काफ़ी ज़्यादा नैरो होता है. नैरो मतलब पतला होता है, ठीक है. अब जितना ज़्यादा एक पाइप पतला होगा, नैरो होगा, उतना ही उसमें जो है वाटर लेवल जो है तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा. जितना ज़्यादा वाटर का लेवल बढ़ेगा उतनी ज़्यादा वहाँ फोर्स लगेगी, और इस टाइप की फोर्स को हम कैपिलरी फोर्स कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशनल पुल. As the water is lost from the leaf surface by transpiration, more water molecules are pulled up due to the tendency of water molecule to remain joined and thus to produce a continuous column of water through the stem. अब ट्रांसपिरेशनल पुल में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है लीफ सरफेस के थ्रू, ठीक है. लीफ सरफेस पे हम देखते हैं काफ़ी हमें जो है टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखती हैं वाटर की, ठीक है. तो ये जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, ये हो रहा है ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से, ठीक है. इसमें क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको पुल करा जाता है अपवर्ड. क्यों? क्योंकि इनकी टेंडेंसी है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से ज्वाइन रहेंगे और वो एक एक करके जो है उनका मूवमेंट होता रहेगा प्लांट के अपर पार्ट्स में, एरियल पार्ट्स में, ठीक है. इस वजह से यहाँ पे जो कंटिन्यूएशन बन जाता है वाटर का, और जो कि स्टेम से वाटर के एरियल पार्ट्स में पहुँचते हैं, और इसी वजह से इनका जो है वाटर लॉस होता है, और इस पुल को हम ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं. नेक्स्ट इज एडहेशन. एडहेशन क्या है? It causes the water to stick to the surface of cell, thus drawing more water molecule from below when the leaf cells lose water during transpiration. Adhesion क्या होता है? एडहेशन की वजह से वाटर जो है वो स्टिक हो जाता है सेल के सरफेस पे, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो नीचे से आते हैं, फ्रॉम बिलो नीचे से आते हैं. व्हेन द लीफ सेल लूज वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. जैसे जैसे लीफ सेल्स जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को लूज करती जाती है, तो एडहेशन की वजह से और ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसके सरफेस पे आने लगते हैं. दिस पुलिंग फोर्स, ये जो पुलिंग फोर्स है जो वाटर को एक एक करके खींच रही है, या सक्सेशन फोर्स कहेंगे, ये दीज प्रोवाइडेड बाय द लीव्स इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन टॉल प्लांट्स. ये इंपॉर्टेंट होती है टॉल प्लांट्स में, जैसे कि पाइन विच डू नॉट हैव इनफ रूट प्रेशर. वहाँ पे ज़्यादा रूट प्रेशर नहीं बनता, तो इस वजह से वहाँ पे हमें एडहेशन हेल्प करता है, ताकि वाटर जो है वो प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुँच जाए. डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप इज़ रिलेटिवली सिंपल. अगर हमें डाउनवर्ड मूवमेंट कराना हो सैप का, मीन्स लिक्विड का, तो वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है. द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स इज डिजॉल्व इन वाटर एंड इट फ्लोज डाउन मेनली ऑन अकाउंट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है. अगर हमें वाटर को डाउनवर्ड मूवमेंट में लेके आना है, तो उसके लिए क्या होता है, जब फूड मैन्युफैक्चर होता है प्लांट के एरियल पार्ट्स में, मीन्स लीफ में, तो वहाँ पे जो है उसके साथ साथ उस फूड के साथ जो है वाटर भी डिज़ोल्व हो जाता है. एंड डिज़ोल्व होने के बाद क्या होता है, जब उसका मूवमेंट होता है डाउनवर्ड में, तो वहाँ पे एक तो डाउनवर्ड मूवमेंट में वो नीचे की तरफ फ्लो होके आ रहा है, दूसरा वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रही है, वो भी डाउनवर्ड तरफ उसको पुल कर रही है. तो इस वजह से वो ईजिली जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूट तक पहुँच जाता है, ठीक है. सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है. अगर आपको इस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.